सोचिए, एक लड़की अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी इंटरव्यू देने जा रही थी। उसके पास सिर्फ 10 मिनट बचे थे। तभी रास्ते में उसे सड़क किनारे एक बेहोश आदमी पड़ा दिखाई दिया। आसपास से कई लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। नंदिनी के सामने एक तरफ उसकी नौकरी का सपना था, तो दूसरी तरफ एक अनजान इंसान की जिंदगी। अगर उसे समय पर अस्पताल ना पहुंचाया गया, तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। नंदिनी ने घड़ी देखी, फिर उस आदमी को देखा। वो अब क्या चुनेगी, ये जानने के लिए बने रहे कहानी के अंत तक। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारी ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं, कमेंट करके अपने शहर का नाम जरूर बताएं। हमें बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि हमारी ये कहानियाँ देश के किन किन कोनों तक पहुँच रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजकोट का एक सोमवार का दिन था। सुबह के ठीक 9 बज रहे थे। शहर के सबसे बड़े कॉरपोरेट इलाके में बनी 42 मंजिला शानदार बिल्डिंग आर्यन टेक ग्लोबल के बाहर सैकड़ों युवा अपने हाथों में फाइल और रिज्यूम लिए खड़े थे। आज कंपनी में ऑपरेशन मैनेजर के पद के लिए एक इंटरव्यू था। इस एक पोस्ट के लिए पूरे देश से करीब 300 उम्मीदवार पहुंच चुके थे। हर चेहरे पर एक सपना था। किसी को अपने परिवार की हालात सुधारने थे, किसी को अपने करियर की शुरुआत करनी थी और किसी को बस इस बड़ी कंपनी में नौकरी पाकर अपनी जिंदगी बदलनी थी। उसी भीड़ में एक लड़की चुपचाप अपनी फाइल को बार बार देख रही थी। उसका नाम था नंदिनी शर्मा। नंदिनी एक साधारण परिवार से थी। उसने एमबीए में गोल्डन मेडल हासिल किया था और कॉलेज में टॉप किया था। पढ़ाई में इतनी अच्छी होने के बावजूद पिछले 1.5 साल से उसकी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई थी। उसने आज हल्के नीले रंग की साधारण सूटी सलवार पहन रखा था। कंधे पर एक पुराना बैग था और हाथ में फाइल। चेहरे पर थोड़ी घबराहट जरूर थी, लेकिन आंखों में उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। सुबह घर से निकलने से पहले उसके पिता महेश शर्मा ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, बेटी, नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन जिंदगी में कभी अपने सच और इंसानियत से समझौता मत करना। उसकी माँ सुनीता ने उसके माथे पर प्यार से तिलक लगाया और छोटी बहन रिया ने मुस्कुराकर कहा था, दीदी, आज आप जरूर जीत कर ही आओगी। नंदिनी को अपने परिवार की बातें याद आ रही थी। वो धीरे धीरे कंपनी के गेट की तरफ आगे बढ़ रही थी। उधर उसी कंपनी की 42वीं मंजिल पर बने शानदार सीईओ केबिन में 23 साल का आरव मल्होत्रा खिड़की के पास खड़ा नीचे जमा भीड़ को देख रहा था। आरव आर्यन टेक ग्लोबल का संस्थापक और सीईओ था। कम उम्र में ही उसने अपनी मेहनत और सोच से कंपनी को देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया था। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या सिर्फ डिग्री और अनुभव किसी इंसान को अच्छा मैनेजर बना सकते हैं, या फिर एक अच्छे मैनेजर के अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए। आरव ने तुरंत इंटरकॉम उठाया, कविता, जरा मेरे कैबिन में आइए। कुछ ही मिनट बाद एचआर हेड कविता मेहरा कमरे में आ गई। जी सर, आरव ने नीचे भीड़ की तरफ देखते हुए कहा। आज इंटरव्यू से पहले मैं उम्मीदवारों की एक अलग तरह की परीक्षा लेना चाहता हूँ। कविता ने हैरानी से पूछा, कैसी परीक्षा? आरव ने हल्का सा मुस्कुराया, मैं अपनी पहचान छिपाकर कंपनी के बाहर बेहोश होने का नाटक करूंगा। देखना चाहता हूँ कि कितने उम्मीदवार अपनी इंटरव्यू से पहले एक अनजान इंसान की मदद करने के लिए रुक जाते हैं। कविता कुछ पल उसे देखती रही। सर, तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन इससे लोगों का असली चेहरा जरूर सामने आ सकता है। आरव ने कहा, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ कंपनी के लिए काम ना करे, बल्कि जरूरत पड़ने पर इंसान के लिए भी खड़े हो। इस योजना की जानकारी सिर्फ कविता और सिक्योरिटी हेड प्रदीप राणा को ही दी गई। आरव ने अपना महंगा सूट उतार दिया। उसने साधारण सी पुरानी शर्ट पहनी, फीकी सी जीन्स और पुराने जूते पहन लिए। अपनी महंगी घड़ी, मोबाइल और पहचान से जुड़ी हर चीज उसने अपने कैबिन में ही छोड़ दी। कुछ ही देर बाद वो पिछले गेट के बाहर निकला और मुख्य गेट से थोड़ा दूर पर फुटपाथ के किनारे जाकर लेट गया। उसने आंख बंद की और बेहोश होने का नाटक करने लगा। ऊपर कंट्रोल रूम में कविता और प्रदीप सीसीटीवी के जरिए उस पर नजर रखे हुए थे। एक एक करके उम्मीदवार वहां से गुजरने लगे। एक लड़के ने आरव को देखा और अपने दोस्त से कहा, लगता है कोई गरीब आदमी है, चल, हमें इंटरव्यू के लिए देर हो जाएगी। दोनों आगे निकल गए। एक लड़की ने उसे देखा और कहा, अगर हम रुक गए तो हमारी बारी निकल जाएगी। चल, बेचारी की कोई और मदद कर देगा। कुछ लोगों ने तो मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया। किसी ने मजाक उड़ाया,
किसी ने कहा कोई पुलिस को फोन कर देगा, हमें क्यों करना। लगभग 250 उम्मीदवार आसपास से निकल गए, लेकिन किसी ने रुक कर ये तक नहीं पूछा कि वो इंसान जिंदा भी है या नहीं। ऊपर कंट्रोल रूम में बैठे कविता और प्रदीप और नीचे लेटे आरफ के मन में धीरे धीरे निराशा बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि शायद आज की दुनिया में लोगों के पास इंसानियत के लिए समय ही नहीं बचा है। तभी दूर से नंदिनी आती हुई दिखाई दी। उसके हाथ में वही फाइल थी और वो तेजी से कंपनी की तरफ बढ़ती जा रही थी। अचानक उसकी नजर फुटपाथ पर पड़े उस आदमी पर पड़ी। उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। उसने अपनी घड़ी देखी। इंटरव्यू शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। उसके मन में एक पल के लिए आया कि अगर वो यहाँ रुक गई तो शायद इंटरव्यू मिस हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता की बात याद आ गई, नौकरी मिले या ना मिले, इंसानियत कभी मत छोड़ना। नंदिनी ने अपनी फाइल कसकर पकड़ी और तुरंत उस आदमी के पास पहुंच गई। वो घुटने के बल बैठ गई। भैया, भैया सुन रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। उसने तुरंत उसकी नब्ज टटोली। नब्ज तो चल रही थी। नंदिनी घबरा गई। कोई है? प्लीज कोई मेरी मदद कीजिए। लोग आते जाते रहे, लेकिन कोई उसके पास तक नहीं आया। नंदिनी ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और उसके चेहरे पर पानी की कुछ छींटे मारी। भैया, भैया आंखें खोलिए। आरव ने आंखें बंद ही रखी। नंदिनी ने चारों तरफ देखा। उसे कंपनी के गेट के पास एक पुराना व्हीलचेयर दिखाई दिया, जो शायद किसी कर्मचारी या सिक्योरिटी के इस्तेमाल के लिए रखी थी। वो दौड़कर वहां गई। व्हीलचेयर काफी पुरानी और भारी थी। उसने उसे खींचकर फुटपाथ तक लाने की कोशिश की। पहली बार वो आगे ही नहीं बढ़ी। नंदिनी ने पूरी ताकत लगाई। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। उसने मन ही मन बुदबुदाया। उसने दोबारा जोर लगाया और इस बार व्हीलचेयर थोड़ी आगे सरकी। उसके हाथों में दर्द होने लगा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो वापस उस आदमी के पास पहुंची। भैया, मुझे आपको उठाना पड़ेगा। वो अकेली थी। उसने पहले उसके कंधे को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर भारी था। नंदिनी के पैर फिसल गए और वो खुद लगभग नीचे गिर गई। उसकी इंटरव्यू फाइल सड़क पर गिर गई। कागज इधर उधर फैल गए। उसने एक पल के लिए उन कागजों को देखा, फिर उसने उन्हें उठाने के बजाय उस आदमी की तरफ देखा। पहले आपकी जान जरूरी है। वो फिर झुकी। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। काफी कोशिश के बाद वो उसे उठाकर व्हीलचेयर पर बिठाने में सफल हुई। उसकी सांसें फूल रही थी। माथे पर पसीना आ रहा था। उसने अपनी चुन्नी से माथे का पसीना पोंछा, फिर व्हीलचेयर के पीछे खड़े होकर उसे धक्का देने लगी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। फुटपाथ जगह जगह से टूटी हुई थी। पहिया एक गड्ढे में फंस गया। नंदिनी ने पूरी ताकत लगाई। चलो प्लीज, चलो, उसने मन में बुदबुदाया। उसकी आवाज आरव ने भी सुन लिया और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके हाथों की नसें तक खिंच गई, लेकिन व्हीलचेयर आगे बढ़ गई। उधर इंटरव्यू का समय लगभग निकल चुका था। कंपनी के गेट पर मौजूद कर्मचारी उसे देख रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। नंदिनी ने एक बार पीछे मुड़कर कंपनी की 42 मंजिल बिल्डिंग की ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए चिंता आई। आज की नौकरी शायद उसके हाथ से निकल रही है, लेकिन उसने व्हीलचेयर का हैंडल और मजबूत से पकड़ लिया। नौकरी फिर मिल जाएगी, इंसान की जान नहीं। वो सड़क किनारे बने मेडिकल एम्बुलेंस सुविधा तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा अस्पताल दिखाई दिया। नंदिनी बिना रुके व्हीलचेयर को अंदर की तरफ ढकेली। वो इतनी थक चुकी थी कि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, फिर भी उसने उस आदमी को छोड़ा नहीं। अस्पताल के स्टाफ ने तुरंत व्हीलचेयर को संभाला और मरीज को इमरजेंसी में ले गए। नंदिनी बाहर खड़ी रह गई। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थी। उसने अपनी फाइल की तरफ देखा। कई कागज गंदे हो चुके थे। इंटरव्यू का समय निकल चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावा नहीं था। उसे सिर्फ ये चिंता थी कि वो आदमी बच जाए। उधर अस्पताल के कमरे में लेटा आरव धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी परीक्षा का जवाब मिल चुका है। इधर नंदिनी घबराई हुई इमरजेंसी वार्ड के चक्कर लगा रही थी। कुछ देर बाद इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। नंदिनी तुरंत उनके पास पहुंची। डॉक्टर साहब, अब इनकी हालत कैसी है? डॉक्टर मुस्कुराकर कहे, घबराइए मत। समय पर अस्पताल पहुंचने की वजह से इनकी हालत अब पहले से काफी ठीक है। थोड़ी देर में इन्हें होश भी आ जाएगा। नंदिनी ने राहत की सांस ली। भगवान तेरा शुक्र है, डॉक्टर ने कहा।
अगर आप चाहे तो अंदर जाकर इन्हें देख सकती हैं। नंदिनी धीरे धीरे कमरे में गई। बिस्तर पर आरव आंख बंद किए पड़ा था। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे करके आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? नंदिनी मुस्कुराई। आप अस्पताल में हैं। आप कंपनी के बाहर बेहोश पड़े थे, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। आरव ने अनजान बनने का नाटक जारी रखा। अगर आप मुझे यहाँ ना लाती तो शायद पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। नंदिनी ने असहजता से कहा। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, इंसान ही इंसान के काम आता है। आरव उसके चेहरे को देखता रहा। फिर उसने पूछा, आप कहीं जा रही थी क्या? नंदिनी कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, आज मेरा बहुत जरूरी इंटरव्यू था। आरव ने पूछा, फिर? नंदिनी ने अपने गंदे हो चुके फाइल की तरफ देखा। अब तो इंटरव्यू निकल गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, नौकरी तो फिर मिल जाएगी। आरव के मन में उसकी बात गहराई तक उतर गई। नंदिनी ने कहा, आप अब ठीक है तो मैं चलती हूँ, और वो कमरे से बाहर निकल गई। आरव कुछ देर तक दरवाजे की तरफ देखता रहा। उसने मन ही मन कहा, आज मैंने सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं देखी, आज मैंने एक सच्चा इंसान भी देखा है। कुछ देर बाद कविता मेहरा और सिक्योरिटी हेड दीपक राणा अस्पताल पहुंच गए। कविता कमरे में आई और बोली, सर, आपकी योजना सफल रही। आरव उठकर बैठ गया। 300 उम्मीदवारों में से सिर्फ एक लड़की ने मेरी मदद की। उसका नाम नंदिनी शर्मा था। प्रदीप ने कहा, सर, बाकी लोग तो बिना रुके वहां से निकल गए। आरव गंभीर होकर बोला, डिग्री तो हर किसी को मैनेजर बना सकती है, लेकिन इंसानियत ही किसी को अच्छा लीडर बना सकती है। उन्होंने तुरंत कहा, नंदिनी शर्मा की पूरी प्रोफाइल मेरे कैबिन में पहुंच जानी चाहिए। कुछ ही देर में कविता ने लैपटॉप खोलकर नंदिनी की जानकारी दिखाई। MBA गोल्ड मेडलिस्ट, कॉलेज टॉपर, लीडरशिप के लिए कई अवार्ड्स, लेकिन पिछले 1.5 साल से बेरोजगार। आरव ने हैरानी से पूछा, इतनी योग्य लड़की को नौकरी क्यों नहीं मिली? कविता ने कहा, हर जगह अनुभव मांगा गया सर, लेकिन किसी ने उसे मौका ही नहीं दिया। आरव कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, अब उसे मौका मिलेगा, लेकिन एहसान एहसान के तौर पर नहीं, उसकी योग्यता और उसके चरित्र की वजह से। उधर नंदिनी अपने घर पहुंच चुकी थी। दरवाजा खुलते ही माँ सुनीता ने पूछा, बेटी, इंटरव्यू कैसा रहा? नंदिनी ने सिर झुका लिया। माँ, मैं इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाई। पिता महेश ने चिंता से पूछा, क्यों, क्या हुआ बेटी? नंदिनी ने पूरी बात बता दी। घर में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर महेश मुस्कुराए, बेटी, अगर तूने किसी की जान बचाने के लिए इंटरव्यू छोड़ दिया है तो तू हारी नहीं है, बल्कि तेरी सबसे बड़ी जीत हुई है। मुझे तुझ पर गर्व है। माँ के भी आंखों में आंसू आ गए। भगवान तेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देगा। उसी समय नंदिनी के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया। हेलो, क्या मैं मिस नंदिनी शर्मा से बात कर रही हूँ? जी, मैं ही बोल रही हूँ। हेलो मैम, मैं आर्यन टेक ग्लोबल के HR विभाग से कविता मेहरा बात कर रही हूँ। आपको कल सुबह ठीक 10 बजे कंपनी आना है। CEO साहब आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। नंदिनी हैरान रह गई, लेकिन मैं तो इंटरव्यू दे ही नहीं पाई। कविता मुस्कुराते हुए बोली, इसलिए तो आपको बुलाया जा रहा है। फोन कट गया। नंदिनी मोबाइल को देखती रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कंपनी का CEO उससे क्यों मिलना चाहता है। उधर आरव अपनी कैबिन की खिड़की से राजकोट की रात की रोशनी देख रहा था। उसने धीरे से कहा, कल से इस कंपनी की कहानी बदलने वाली है। लेकिन उसे नहीं पता था कि नंदिनी के आने से सिर्फ कंपनी की कहानी नहीं बदलेगी, उसकी अपनी जिंदगी भी बदलने वाली थी। अगली सुबह ठीक 10 बजे नंदिनी अपनी फाइल लेकर आर्यन टेक ग्लोबल के मुख्य कार्यालय में पहुंची। उसके मन में कई सवाल थे। वो बार बार सोच रही थी कि जिस इंटरव्यू में वो शामिल ही नहीं हो पाई, उसका CEO आखिर उससे क्यों मिलना चाहता है। रिसेप्शन पर बैठी दिव्या नायर ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आप मिस नंदिनी शर्मा हैं? जी सर, आपका इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ आइए। नंदिनी पहली बार कंपनी के अंदर आई थी। चमचमाते फर्श, कांच की दीवारें, आधुनिक ऑफिस और हर तरफ व्यस्त कर्मचारी देखकर वो कुछ पल के लिए चुप रह गई। दिव्या उसे लिफ्ट से सीधे 42वीं मंजिल पर ले गई। वहां HR हेड कविता मेहरा, निखिल सक्सेना, मनोज अरोरा और शालिनी कपूर मौजूद थे। कविता ने कहा, नंदिनी जी, सर अभी आते होंगे। तभी कैबिन का दरवाजा खुला।
महंगे नेवी ब्लू सूट में एक स्मार्ट और आत्मविश्वासी युवक अंदर आया। नंदिनी ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, वो वहीं रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं। आप? वो वही आदमी था जिसे उसने कल सड़क पर पड़े देखा और अस्पताल पहुंचाया था। आरव मुस्कुराया। जी हाँ, मैं ही हूँ। नंदिनी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। आरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं आरव मल्होत्रा, आर्यन टेक ग्लोबल का संस्थापक और सीईओ। नंदिनी के पैरों तले जमीन खिस गई। जिस आदमी को उसने एक आम आदमी और बेसहारा इंसान समझकर इतनी मुश्किल से व्हीलचेयर पर बिठाया था, वो इस विशाल कंपनी का मालिक था। नंदिनी घबराकर बोली, सर, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप। आरव ने उसकी बात रोक दी। अगर तुम्हें पता होता कि मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, तो शायद तुम्हारी मदद की कीमत कम हो जाती। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। कल मैंने कुल 300 उम्मीदवारों की परीक्षा ली थी। भरे स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। एक एक करके उम्मीदवार उस आदमी को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते दिखाई दिए। फिर नंदिनी का वीडियो आया। वो दौड़कर पहुंची। उसने पानी पिलाया, फिर अकेले व्हीलचेयर ढूंढा। उसने खींचकर लाई और बार बार कोशिश कर कर आरव को उठाया और आखिरकार उसे अस्पताल पहुंचाया। वीडियो खत्म हुआ। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति नंदिनी को देखने लगे। आरव ने कहा, डिग्री लगभग सभी के पास थी, लेकिन इंसानियत सिर्फ एक के पास थी। फिर उसने कहा, मिस नंदिनी शर्मा, आज से आप आर्यन टेक ग्लोबल में ऑपरेशन मैनेजर है। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन सर, मैंने तो इंटरव्यू दिया ही नहीं है। आरव मुस्कुराया। तुमने सबसे मुश्किल इंटरव्यू दिया है, इंसानियत का। कमरे में तालियां गूंज उठी, लेकिन एक व्यक्ति बिल्कुल खुश नहीं था। वो था समीर भंडारी। वर्षों से कंपनी में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके वो कई गलत काम करता आ रहा था। वो चाहता था कि ऑपरेशन मैनेजर की पोस्ट पर उसका अपना आदमी बैठे, ताकि कंपनी के अंदर चल रहे गड़बड़ काम छिपा रहे। उसने मन ही मन कहा, एक साधारण लड़की मेरी सारी योजनाएं खराब कर सकती है। उसे अंदाजा नहीं था कि नंदिनी का आना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बनने वाला है। नंदिनी ने उसी दिन कंपनी में अपना काम शुरू कर दिया। वो हर कर्मचारी से सम्मान से बात करती थी। किसी की परेशानी सुनती तो उसे नजरअंदाज नहीं करती। कुछ ही दिनों में कर्मचारियों के बीच उसकी अच्छी छवि बनने लगी। लेकिन समीर भंडारी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कॉन्फ्रेंस विभाग के कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ मिलकर नंदिनी के खिलाफ साजिश रची। एक दिन उसने कंपनी की एक गोपनीय फाइल चुपके से नंदिनी के मेज के दराज में रख दी। अगली सुबह वो सीधे सीईओ के कैबिन पहुंचा। सर, मुझे लगता है कंपनी की गोपनीय जानकारी बाहर जा रही है। आरव ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? समीर ने कहा, क्योंकि ये फाइल नंदिनी शर्मा के मेज से मिली है। कुछ ही मिनट में पूरा ऑफिस में खबर फैल गई। नंदिनी हैरान थी। उसे समझ में ही नहीं आया कि वो फाइल उसके दराज में कैसे आई। आरव ने शांत आवाज में कहा, जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, कोई फैसला नहीं होगा। समीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार नंदिनी बदनाम होकर कंपनी से बाहर हो जाएगी। लेकिन वो एक बात भूल गया। आरव बिना सबूत के किसी पर विश्वास नहीं करता था और बिना सबूत किसी को दोषी भी नहीं मानता था। उसने तुरंत सिक्योरिटी हेड प्रदीप राणा से कहा, पिछले 24 घंटे की पूरी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मेरे कैबिन में लेकर आइए। समीर के चेहरे का रंग उड़ गया। अगली सुबह कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। नंदिनी शांत खड़ी थी। समीर पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठा था। प्रदीप राणा कमरे में आए। सर, रिकॉर्डिंग तैयार है, आरव ने कहा। तो चलिए। स्क्रीन पर वीडियो शुरू हुआ। पहले नंदिनी अपने कैबिन से बाहर जाती दिखाई दी। कुछ मिनट तक वहां कोई नहीं आया। फिर समीर चुपके से उसके कैबिन में दाखिल हुआ। उसने चारों तरफ देखा, जेब से वही गोपनीय फाइल निकाला और नंदिनी के दराज में रख दी। फिर वो आराम से बाहर निकल गया। ये सब देखकर कमरे में एकदम से सन्नाटा छा गया। आरव ने स्क्रीन बंद करवाई। समीर, अब तुम क्या कहना चाहोगे? समीर हकलाने लगा। सर, वो मैं। उसके पास कोई जवाब नहीं था। आरव ने सख्त आवाज में कहा, तुमने सिर्फ एक ईमानदार कर्मचारी को बदनाम करने की कोशिश नहीं की, तुमने कंपनी के भरोसे के साथ भी धोखा किया है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, समीर भंडारी को इसी समय उसके पद से बर्खास्त किया जाता है। अब पूरे मामले की कानूनी जांच भी होगी।
समीर को सुरक्षा कर्मियों के साथ बाहर ले जाया गया। आरव नंदिनी के पास आए। मुझे पता था कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन मैं चाहता था कि सच सबके सामने आए। नंदिनी की आंखें भर आई। धन्यवाद सर, आपने मुझ पर विश्वास किया। आरव मुस्कुराया। विश्वास कमाया जाता है और तुमने वो पहले दिन ही कमा लिया था। कुछ हफ्ते बाद नंदिनी को कर्मचारियों से एक अजीब बात का पता चला। कई कर्मचारियों को बोनस और इंसेंटिव पिछले कई समय से नहीं मिल रहे थे। उसने फाइनेंस विभाग से रिकॉर्ड्स मांगे, लेकिन वहां से उसे सिर्फ गोलमाल जवाब मिला। नंदिनी को शक हुआ। उसने उसी समय आरव को पूरी बात बताई। आरव गंभीर हो गया। मुझे भी कुछ समय से ऐसा ही शक था। लगता है मामला सिर्फ समीर तक ही सीमित नहीं था। दोनों ने बिना किसी को बताए जांच शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद रात के करीब 9:30 बजे ऑफिस लगभग खाली हो ही चुका था। नंदिनी अपने कैबिन से बाहर निकल ही रही थी, तभी उसे फाइनेंस विभाग के एक कमरे से धीमी आवाज सुनाई दी। वो रुक गई। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर कुछ लोग कंपनी के पैसों और फर्जी खातों की बातें कर रहे थे। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि वो किसी बहुत बड़े राज के करीब पहुंच चुकी है। उसने तुरंत आरव को फोन किया। सर, मुझे लगता है मुझे कुछ बहुत बड़ा पता चला है। आरव ने पूछा, तुम कहाँ हो? फाइनेंस विभाग के बाहर। वहीं रहो, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। कुछ ही देर बाद आरव और प्रदीप वहां पहुंच गए। आरव ने धीरे से कहा, प्रदीप, पूरे फ्लोर की रिकॉर्डिंग सुरक्षित करो। जब तक मैं ना कहूँ कोई अंदर नहीं जाएगा। दोनों ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर सारी बातचीत सुन ली। अब उन्हें यकीन हो गया था, कंपनी के कुछ अधिकारी महीनों से कर्मचारियों के बोनस और इंसेंटिव का पैसा फर्जी खाते में भेज रहे थे। आरव ने अचानक दरवाजा खोल दिया। कमरे में बैठे सभी लोग घबरा गए। मनोज अरोरा का चेहरा सफेद पड़ गया। आरव ने टेबल पर पड़े सारे दस्तावेज उठा लिए। अब खेल खत्म हो चुका है। मनोज बोला, सर, मुझसे गलती हो गई। आरव ने कठोर आवाज में कहा, ये गलती नहीं है, ये उन कर्मचारियों का हक के साथ धोखा है जो दिन रात मेहनत करते हैं। उन्होंने तुरंत लीगल टीम और पुलिस को बुलाया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। सभी दोषी अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया। अगली सुबह कंपनी के विशाल ऑडिटोरियम में सभी कर्मचारी जमा थे। आरव मंच पर आया। कल रात हमारी कंपनी ने एक कठिन परीक्षा का सामना किया, लेकिन मुझे गर्व है कि सच की जीत हुई। उसने नंदिनी को मंच पर बुलाया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव ने कहा, अगर नंदिनी समय पर इस सच्चाई तक नहीं पहुंचती तो शायद यह घोटाला कभी सामने ही नहीं आता। फिर उसने घोषणा की, आज से नंदिनी शर्मा को ऑपरेशन मैनेजर के साथ हेड ऑफ एम्प्लॉय इंटीग्रिटी एंड ऑपरेशन की आर्थिक जिम्मेदारियां भी दी जाती है। तालियां और तेज हो गई। नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, सर, मैंने तो सिर्फ अपना काम किया है। आरव मुस्कुराया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। तुम हर काम को दिखावे के लिए नहीं, जिम्मेदारी समझकर करती हो। इसके बाद आरव ने घोषणा की कि जिन कर्मचारियों का बोनस रोक दिया गया था, उन्हें उनका पूरा पैसा वापस दिया जाएगा। साथ ही सभी कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। पूरा हॉल खुशी से गूंज उठा। समय बीतता गया। नंदिनी और आरव साथ काम करते रहे, लेकिन इस दौरान आरव के मन में नंदिनी के लिए सिर्फ सम्मान ही नहीं रहा था। उसने नंदिनी को कई बार कर्मचारियों की मदद करते देखा। किसी कर्मचारी के घर में परेशानी होती तो वो खुद उसकी बात सुनती। अगर कभी किसी जूनियर से गलती होती तो उसे सबके सामने अपमानित करने के बजाय उसे समझाती। किसी गरीब कर्मचारी की फीस की समस्या होती तो अपने स्तर पर मदद करती। आरव को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि जिस लड़की ने उसकी सड़क पर जान बचाई थी, उसकी इंसानियत सिर्फ उस एक दिन की बात नहीं थी, वो उसके स्वभाव का हिस्सा था। आरव को धीरे धीरे समझ में आ चुका था कि वो उसका सम्मान ही नहीं बल्कि उससे प्यार करने लगा था। लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। वो चाहता था कि नंदिनी को कभी ऐसा महसूस ना हो कि सीईओ होने की वजह से वो उस पर कोई दबाव डाल रहा है। एक दिन उसने हिम्मत करके नंदिनी से कहा, नंदिनी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। नंदिनी ने पूछा, जी सर, कहिए। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं तुम्हारा सीईओ ना होता, सिर्फ एक आम इंसान होता, तो क्या तुम मेरी बात सुनती? नंदिनी मुस्कुराई। शायद। आरव भी मुस्कुराया। तो फिर मैं तुमसे आज सीईओ की तरह नहीं, एक आम इंसान की तरह तुमसे बात करना चाहता हूँ। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। आरव ने धीरे से कहा,
जिस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, उस दिन मैंने तुम्हारी इंसानियत देखी थी, लेकिन इन महीनों में मैंने तुम्हारा पूरा दिल देखा है और अब मैं तुम्हें सिर्फ अपनी कंपनी की सबसे भरोसेमंद कर्मचारी ही नहीं समझता। नंदिनी चुप रही। आरव आगे कहा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा भी बनाना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी भी यही इच्छा हो। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीमे से बोली, सर, उस दिन मुझे नहीं पता था कि मैं किसकी मदद कर रही हूँ। मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। आरव ने कहा, और शायद इसी वजह से मैं तुमसे प्यार कर बैठा। नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई। मुझे भी नहीं पता कि कब आपका सम्मान करते करते आपको सोचने लगी। ये बात सुनते ही आरव की आंखों में खुशी साफ दिखाई देने लगी, लेकिन दोनों ने फैसला किया कि सबसे पहले अपने परिवारों से बात करेंगे। कुछ दिनों बाद आरव पहली बार नंदिनी के घर पहुंचा। छोटा सा घर था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने घंटी बजाई। महेश शर्मा ने दरवाजा खोला। सामने आरव को देखकर वो कुछ पल के लिए हैरान रह गए। आप? आरव मुस्कुराया। आओ बेटा, अंदर आओ। अंकल, मैं आपसे नंदिनी के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। महेश समझ गए कि बात क्या है। उन्होंने आरव को अंदर बुलाया। सुनीता और रिया भी कमरे में आ गई। आरव ने सबसे पहले उनके सामने सिर झुकाया। अंकल, आंटी, जिस दिन नंदिनी ने मेरी जान बचाई थी, उस दिन मुझे समझ में आया कि उसके अंदर संस्कार कितने अच्छे हैं। लेकिन बाद में उसके साथ काम करते हुए मुझे पता चला कि वो सिर्फ उस दिन अच्छी नहीं थी, वो हर दिन अच्छी इंसान है। महेश की आंखें भर आई। आरव ने आगे कहा, मैं नंदिनी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप सबकी मंजूरी हो तो। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी रही। महेश ने नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी शर्माए सर झुकाए खड़ी थी। सुनीता जी ने मुस्कुरा दिया। रिया खुशी से बोली, दीदी तो कब से सोचती थी कि कोई उन्हें समझने वाला मिले। नंदिनी ने रिया को घूर कर देखा और सभी हंस पड़े। महेश जी की आंखों में गर्व था। उन्हें समझ में आ गया था कि उनकी बेटी का सम्मान करने वाला कोई इंसान मिल चुका है। उन्होंने खुशी से कहा, हम अपनी बेटी को ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकेंगे, बस हमारी बेटी को हमेशा सम्मान देना। आरव ने तुरंत कहा, जी अंकल, आंटी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी नंदिनी के सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। नंदिनी की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। कुछ दिनों बाद आरव ने अपने परिवार को भी पूरी बात बताई। पहले तो उसके माता पिता को हैरानी हुई कि उसने अपने ही ऑफिस की एक कर्मचारी को अपने जीवन साथी के रूप में चुना है। लेकिन जब उन्होंने नंदिनी से मुलाकात की और उसकी सादगी, समझदारी और संस्कार देखते हुए वो लोग भी खुशी खुशी राजी हो गए। दोनों परिवार मिले, एक दूसरे से बात की और आखिरकार शादी की तारीख तय हो गई। शादी का दिन भी आ गया। आर्यनटेक ग्लोबल के कर्मचारी सभी इस शादी में शामिल हुए। वही कंपनी जहां कभी नंदिनी नौकरी के लिए सैकड़ों उम्मीदवारों के बीच खड़ी थी, आज उसी कंपनी के कर्मचारी उसकी शादी में खुशी से शामिल हो रहे थे। महेश की आंखों में गर्व के आंसू थे। सुनीता बार बार भगवान को धन्यवाद कर रही थी। रिया अपनी बहन को दुल्हन के रूप में देखकर खुशी से फूले समा नहीं रही थी। और आरव जब मंडप में नंदिनी के सामने बैठा तो उसे उस दिन की याद आ गई। वही सड़क, वही फुटपाथ, वही पुरानी व्हीलचेयर और वही लड़की जो अपने इंटरव्यू की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए दौड़ चली आई थी। अगर उस दिन नंदिनी भी बाकी 299 उम्मीदवारों की तरह आगे निकल जाती तो शायद उसकी जिंदगी की कहानी कुछ और होती। लेकिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया था। उसने इंसानियत को चुना था और उसी फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। शादी की रस्में पूरी हुई। दोनों परिवारों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। नंदिनी और आरव ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में खुशी थी। कुछ महीनों बाद आर्यनटेक ग्लोबल देश के सबसे भरोसेमंद कंपनियों में शामिल होने लगी। कंपनी ने भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव किया। अब सिर्फ डिग्री, अनुभव, रिज्यूमे ही नहीं देखे जाते थे। उम्मीदवार का व्यवहार, ईमानदारी, जिम्मेदारी और लोगों के प्रति उसका रवैया भी देखा जाता था। नंदिनी ने कंपनी के अंदर एम्प्लॉय वेलफेयर की कई नई योजनाएं शुरू की। कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने के लिए एक अलग सिस्टम भी बनाया गया। बोनस और इंसेंटिव के पारदर्शिता भी लाई गई। कंपनी का माहौल पहले से बेहतर हो गया। उधर नंदिनी के परिवार की आर्थिक हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। महेश का इलाज अच्छे अस्पताल में होने लगा। रिया की पढ़ाई बिना किसी परेशानी के चलती रही।
सुनीता ने घर के अंदर अपना छोटा सा सिलाई और डिजाइनिंग का काम शुरू कर दिया और नंदिनी अब भी पहले जैसी ही थी। उसने अपनी सफलता को कभी अपने सर पर चढ़ने नहीं दिया। 1 साल बाद कंपनी का वार्षिक समारोह में आरव मंच पर आया। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। आरव ने कहा, आज मैं आप सभी से एक बात बताना चाहता हूँ। किसी इंसान की असली पहचान उसके कपड़े, पद, पैसा या नाम से नहीं होती। उसकी असली पहचान इस बात से होती है कि वो किसी जरूरतमंद इंसान के साथ कैसा व्यवहार करता है। उसने नंदिनी की तरफ देखा। डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, अनुभव आपको पद दिला सकता है, लेकिन आपका चरित्र ही आपको लोगों के दिल में जगह देता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नंदिनी की आंखों में आंसू थे। महेश और सुनीता जी भी सामने बैठे थे। उनके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। आरव ने आगे कहा, 1 साल पहले इसी कंपनी के बाहर मैंने एक परीक्षा ली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसी परीक्षा से मुझे सिर्फ एक योग्य कर्मचारी मिलेगी, बल्कि मुझे अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी इंसान भी मिल जाएगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नंदिनी मुस्कुराई। आरव ने आगे कहा, उस दिन नंदिनी ने एक अनजान आदमी की मदद की थी। उसे नहीं पता था कि वो आदमी कौन है। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी मदद करने की कीमत अपनी नौकरी के मौके से चुकानी पड़ सकती है, लेकिन उसने फिर भी मदद की। यही असली इंसानियत होती है। उसने नंदिनी की तरफ हाथ बढ़ाया। नंदिनी मंच पर उसके पास आकर खड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आरव ने कहा, और शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि कभी कभी हम किसी की मदद सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो सही होता है, लेकिन वही छोटा सा अच्छा काम एक दिन हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बनकर वापस लौट आता है। तालियों की आवाज पूरे ऑडिटोरियम में फैल गई। नंदिनी ने अपने माता पिता की तरफ देखा। महेश की आंखों में गर्व के आंसू थे। सुनीता भगवान का धन्यवाद कर रही थी। रिया अपनी बहन को देखकर खुशी से मुस्कुरा रही थी और आरव के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उस दिन अस्पताल में उसके चेहरे पर आ गई थी। उस दिन उसने एक लड़की की इंसानियत देखी थी। आज वही लड़की उसकी पत्नी थी। नंदिनी ने साबित कर दिया था कि जिंदगी में हर फैसला पैसों और फायदों को देखकर नहीं लेना चाहिए। कभी कभी सही करने के लिए हमें अपना फायदा छोड़ना पड़ता है, लेकिन इंसानियत से किया गया कोई भी अच्छा काम बेकार नहीं जाता। हो सकता है उसका फल तुरंत न मिले, हो सकता है लोग आपको उस समय बेवकूफ समझे, हो सकता है कुछ लोग आपकी अच्छाई का मजाक भी उड़ाए, लेकिन सही समय आने पर वही अच्छाई आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन सकती है। अगर आपके सामने कभी ऐसी परिस्थिति आए जहां एक तरफ आपका फायदा हो और दूसरी तरफ किसी जरूरतमंद की मदद हो, तो कोशिश कीजिएगा कि इंसानियत का साथ दे, क्योंकि नौकरी, पैसा, पद और सफलता जिंदगी में बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन एक अच्छा दिल आपको वो सम्मान दे सकता है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। और शायद इसी वजह से नंदिनी की जिंदगी बदल गई थी। एक इंटरव्यू छूट गया, लेकिन उसके बदले उसे ऐसी जिंदगी मिली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक अनजान इंसान की मदद करने के लिए उसने अपनी नौकरी का मौका छोड़ दिया था, और उसी फैसले ने उसकी नौकरी भी दी और सम्मान भी दिया, प्यार भी दिया और जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता भी दिया। अगर आपको नंदिनी और आरव की ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताइए अगर आप नंदिनी की जगह होते और आपको इंटरव्यू में सिर्फ 10 मिनट पहले सड़क पर एक अनजान आदमी बेहोश मिलता तो क्या आप भी अपनी नौकरी का मौका छोड़कर उसकी मदद करते? आपका जवाब हमें जरूर पढ़ना अच्छा लगेगा। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी, रोमांचक और इंसानियत से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी विद सादिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।